हाँ जी, जय जिनेंद्र। दोस्तों, ये लीगल एप्टीट्यूड की 7th क्लास है और हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था, उसकी ये 4th क्लास है। राइट गाइस, अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो उन सारी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हैं स्पेसिफिकली लॉ के केस में, तो आगे वाली क्लासेस का कंटेंट समझ में नहीं आएगा। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या, कब से एनफोर्सेबल था, इंडिया में कहाँ पर एप्लीकेबल है। उसके अलावा हमने इनिशियल स्ट्रक्चर के बारे में देखा और साथ में हमने डिस्कस किया कि एट प्रेजेंट कौन से पार्ट्स इफ़ेक्टिव है और कौन से पार्ट्स रिपील हो चुके हैं। फिर जी हम लोगों ने प्रोमिस की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ये सारी हमने करी। राइट और हम लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले कोई ऑफ़र देता है, जिसको ऑफ़र दिया जाता है वो एक्सेप्ट करता है तो प्रोमिस बनता है। प्रोमिस में अगर कंसीडरेशन हो तो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट बनाते हुए पार्टीज़ की इंटेंशन लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है जी। तो जी ऑफर्स से रिलेटेड सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी करेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑफ अ वैलिड ऑफर। आज ये जब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, हाँ जी, अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। राइट, दोबारा से देखिए, जो ऑफर दे रहा है उसे हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर मिल रहा है उसे हम बोलते हैं ऑफरी। राइट, अब इन भाई साहब का काम ऑफर देना है। जब तक ये भाई साहब मतलब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो सबसे पहली स्टेज ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। राइट, तो अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ असेंटिंग बाय द ऑफरी। ऑफरी जब अपनी कंसेंट देता है कि हाँ मुझे ऑफर मंजूर है। ठीक है जी। तो सेक्शन 2B के अंदर हम लोगों ने प्रोमिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, दोबारा से यहाँ पर रिपीट किया गया है। सेक्शन 2 क्लोज बी, सेक्शन 2 क्लोज बी, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. लेकिन एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल है जी। सबसे पहला रूल क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के? देखिए, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को एज पर लॉ बनाते हैं तभी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा, और सामने वाली पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती तो आप सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस। राइट, लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीगल वैलिडिटी का कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है तो आप कोर्ट में जाएंगे भी तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही लीगली वैलिड नहीं होगा। राइट, तो हमें सारे रूल्स बड़े ध्यान से देखने हैं, ऑफर से रिलेटेड, एक्सेप्टेंस रिलेटेड, कंसिडरेशन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। तो जी रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। तो जैसे हमने ऑफर के केस में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड मे बी इम्प्लाइड, इसी तरह एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस्ड मे बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड का मतलब हमने क्या देखा था कि एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स। कहता है जी ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, मे बी एक्सप्रेस्ड मे बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड का मतलब बाय द वर्ड्स ऑफ द पार्टीज। कहता है जी वर्ड्स मे बी ओरल मे बी रिटन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ऑफर ओरल हो सकता है, द आंसर इज यस।
एक्सेप्टेंस ओरल हो सकती है, द आंसर इज यस। रिटर्न हो सकता है, द आंसर इज यस। एक्सेप्टेंस रिटर्न हो सकती है, द आंसर इज यस। लॉ की नज़रों में ओरल ऑफर भी उतना ही वैलिड है जितना रिटर्न ऑफर। इसी तरह ओरल एक्सेप्टेंस भी उतनी ही वैलिड है जितनी रिटर्न एक्सेप्टेंस, राइट। तो एक्सप्रेस्ड का मतलब वेयर पार्टीज आर एक्सप्रेसिंग देयर इंटेंशन इन द वर्ड्स, ठीक है। इम्प्लाइड का मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मीन्स जहां पार्टीज वर्ड्स यूज नहीं कर रही बट पार्टीज का एक्ट, पार्टीज का कंडक्ट ये इम्प्लाई कर रहा है कि पार्टी ऑफर दे रही है या पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, राइट। लास्ट क्लास में जैसे ऑफर को डिस्कस किया था हमने कि अगर कोई बस स्टैंड पर आकर खड़ी होती है तो वो बस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से इम्प्लाइड ऑफर है। वो बोले या ना बोले, जो कंडक्टर बैठा है बस में वो चिल्लाकर बोले या ना बोले कि आप सफ़र कर सकते हैं, बस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से इम्प्लाइड ऑफर है कि आप उस बस को यूज़ कर सकते हैं बाय पेइंग द एप्लीकेबल चार्जेस, बाय टेकिंग द टिकट, राइट। तो उनकी तरफ से जैसे ये इम्प्लाइड ऑफर है, वैसे ही अगर आप बस में चढ़ते हैं ट्रैवल करने के लिए तो आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। आपको बस में चढ़ने से पहले स्पेसिफिकली बाय वर्ड्स कहना नहीं पड़ता कि हाँ जी मुझे आपका ऑफ़र एक्सेप्टेड है और मैं आपकी बस में ट्रैवल करना पड़ता हूँ। हम शायद किसी भी बस में ट्रैवल करते हुए ये बात नहीं कहते, लेकिन अगर हम बस में चढ़ रहे हैं तो हमारी तरफ से ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि जो भी टिकट एप्लीकेबल होगी उस टिकट पर हम ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, राइट। इसी तरह बैंक का एग्जाम्पल दिया था कि बैंक्स ने जो एटीएम खोले हुए हैं, अब बैंक ने वहाँ पर किसी एम्प्लॉय को नहीं छोड़ा हुआ कि आप खड़े होकर यहाँ चिल्ला चिल्ला कर ऑफ़र दीजिए कि एटीएम की सर्विस यूज़ कीजिए। कहता है बैंक ने एटीएम खोले हैं तो बैंक की तरफ से इम्प्लाइड ऑफर है कि कोई भी उस एटीएम की सर्विसेज को यूज़ कर सकता है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। इसी तरह अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम को यूज़ करते हो तो आप स्पेसिफिकली पहले फ़ोन करके बैंक को नहीं बोलोगे कि जी आपके एटीएम में आया हूँ, आपका ऑफ़र मिला है कि एटीएम की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और अब मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करके एटीएम की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी ना फ़ोन करके बोलते हो बैंक को। आप अगर एटीएम की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि आपको बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस सारी मंजूर है, इसीलिए आप बैंक के एटीएम को यूज़ कर रहे हो, राइट। तो इम्प्लाइड का मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। If a particular method of acceptance is prescribed, the offer must be accepted in the prescribed manner. तो जी हम लोगों ने लैप्स ऑफ ऑफर के केस में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, बैंक का एग्जांपल लिया था। अगर मैं बैंक में जाता हूँ, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपके इस रेफरेंस बुक में आगे डिस्कस किया हुआ या नहीं किया हुआ। देखिए 3 स्टेजेस होते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के केस में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इनविटेशन टू ऑफर, दूसरा स्टेज होता है ऑफर, तीसरा स्टेज होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस को आप मैक्सिमम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस वाले प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 ही स्टेज में डिवाइड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पहला स्टेज ऑफर होगा, दूसरा स्टेज एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन अगर 3 स्टेजेस में डिवाइड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पहला स्टेज इनविटेशन टू ऑफर होगा, दूसरा स्टेज ऑफर होगा, तीसरा एक्सेप्टेंस होगा। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? कहता है जी इनविटेशन टू ऑफर का मतलब जहाँ पर मैं सामने वाले को ऑफर नहीं दे रहा बल्कि सामने वाले को इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आओ और मुझे ऑफर दो। मैं सामने वाले को ऑफर नहीं दे रहा बल्कि इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मुझे ऑफर दो, फिर मेरी मर्जी मैं एक्सेप्ट करूँगा या नहीं करूँगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बैंक में जाता हूँ
और मैं बैंक से पूछता हूँ, मैं बैंक को कहता हूँ कि मुझे अकाउंट ओपन करवाना है, तो जी मैं बैंक को क्या कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट। ठीक है, बैंक मुझे क्या बोलेगा कि वी प्रोवाइड फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज, या यू कैन ओपन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फिर जी दोबारा मैं बैंक को क्या बोलूँगा सारी टर्म्स एंड कंडीशन सुनने के बाद, ओके आई वांट टू ओपन अ सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पर सारी कन्वर्सेशन को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जब मैंने बैंक को कहा आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, यहाँ मैं बैंक को ऑफर नहीं दे रहा, मैं बैंक को कह रहा हूँ कि मैं आपकी सर्विसेज लेना चाहता हूँ, आप मुझे ऑफर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। बैंक मुझे ऑफर दे रहा है कि हमारे पास ये अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हो, हम लोग करंट अकाउंट पर इतना इंटरेस्ट देंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, सेविंग अकाउंट पर इतना इंटरेस्ट देंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो मतलब ये बैंक मुझे क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है। अब वो मेरे हाथ में है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अगर मैं बैंक का ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरी तरफ से क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस। समझ रहे बात? तो आपको पूरे सिनेरियो को जज करना है कि कोई इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है। बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। मान के चलिए आप किसी शॉप पर जा रहे हैं, अब जी वहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं विंडो में, और प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है। लेट्स से एक टेडी बियर रखा हुआ है, राइट? तो जी उस टेडी बियर के ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है 100 रुपये का। अब आप शॉपकीपर को कहते हो भैया ये टेडी बियर मुझे परचेज़ करना है। ठीक है, शॉपकीपर आपको मना कर देता है कि दिस इज़ नॉट फॉर सेल। ध्यान से सुनिएगा। तो आप कोर्ट में जाते हो, आपने कोर्ट को कहा कि ये शॉपकीपर की तरफ से ऑफ़र था, तभी तो शॉपकीपर ने शॉप पर विंडो में विद प्राइस टैग इसे लगाया हुआ था। तो ये शॉपकीपर की तरफ से ऑफ़र था, मैंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर। तो जी ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब शॉपकीपर मुझे मना नहीं कर सकता ये टेडी बियर देने से। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो शॉपकीपर ने प्राइस टैग लगाकर कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले पर रखा हुआ है, दिस इज़ नॉट एन ऑफर, दिस इज़ नॉट एन ऑफर। कोर्ट ने कहा दिस इज़ इनविटेशन टू ऑफर। शॉपकीपर इनवाइट कर रहा है पब्लिक को कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट दिस टेडी बियर एट 100 रुपीज़, कि मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ, आप आओ और मुझे ऑफ़र दो। तो जी शॉपकीपर ऑफ़र नहीं दे रहा, शॉपकीपर आपको क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। दिस इज़ इनविटेशन टू ऑफ़र। आप दुकान पे जाओगे और शॉपकीपर को ऑफ़र दोगे मुझे वो टेडी बियर परचेज़ करना है, कितने का है, चाहे उस पर प्राइस टैग लगा हुआ, फिर भी आप पूछोगे कितने का है, शॉपकीपर कहेगा 100 रुपीज़ का। तो आप शॉपकीपर को ऑफ़र दे रहे हो, आप कहोगे ठीक है आई वॉन्ट टू बाय दिस टेडी बियर फॉर 100 रुपीज़। अब शॉपकीपर की मर्जी है वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। तो जी जितने भी मेन्यू कार्ड्स होते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हो, किसी भी होटल में जाते हो, तो जो मेन्यू कार्ड है दैट इज़ नॉट एन ऑफर, दैट इज़ इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है,
जो शॉप्स के ऊपर जितना भी सामान रखा होता है, दैट इज़ नॉट एन ऑफर, दैट इज़ इनविटेशन टू ऑफर। आप जाके ऑफर दोगे, फिर शॉपकीपर की, होटल ओनर की, रेस्टोरेंट ओनर की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। इसी तरह बैंक में आप जाकर ऑफर दोगे, आप इनवाइट करोगे बैंक को, बैंक आपको ऑफर देगा, फिर आपकी मर्जी आप एक्सेप्ट करो या ना करो। सिमिलरली अगर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, आईपीओ के बारे में, एफपीओ के बारे में सुना है ना कि भाई ये कंपनी शेयर्स लेकर आ रही है मार्केट में, तो जी जो कंपनी मार्केट में शेयर्स लेकर आती है, तो जी प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, वी वांट टू सेल 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कहते हैं जी कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ध्यान से सुनिएगा, हर पॉइंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में काम नहीं आएगा, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है पॉइंट। कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, आप कंपनी को ऑफर देते हो, तो जो एप्लीकेशन आप लगाते हो शेयर्स के लिए, दिस इज ऑफर बाय एप्लीकेंट। अब कंपनी की मर्जी है, कंपनी से एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोगों ने ऑफर के केस में भी डिस्कस किया था कि इफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो जी बैंक में जाते हो, आपने बैंक को इनवाइट किया कि भैया आई वांट टू टेक योर सर्विसेज, प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ योर सर्विसेज। बैंक ने आपको बताया कि भैया आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, यू कैन ओपन सेविंग अकाउंट्स, एफडी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर रेकरिंग डिपॉजिट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक ने आपको ऑफ़र दिया, लेकिन बैंक ने स्पेसिफिकली कहा कि अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको एफडी ओपन करवाना है तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू गिव योर एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, तो ऑल दो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्सेप्ट, किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कैसे किया जाए, लेकिन जहां ऑफरर ने ही कह दिया कि एक्सेप्टेंस इस मोड में ही चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस उसी मोड में देनी पड़ेगी, अदरवाइज योर एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। फिर जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट, ये चीज़ भी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड एज इट इज़। याद है आपको, मैंने स्पेसिफिकली लिखा था एज इट इज़। आप उसके अंदर इफ़, बट, किंतु, परंतु नहीं लगा सकते। सामने वाले की चीज़ है, सामने वाले का ऑफ़र है, आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं पसंद आए तो रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आपने उसके अंदर इफ़, बट, किंतु, परंतु लगा दिया तो आप अपनी तरफ से उसे ऑफ़र दे रहे हैं, ना कि उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट, जिसे हमने क्या कहा था, काउंटर ऑफ़र। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस कंटेंट को ही अगली क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे तो कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी, अ काउंटर ऑफर, यहाँ पर आ गया ना, काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड एज रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। ठीक है, मैं इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, फॉर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट द मोमेंट इट इज़ कम्युनिकेटेड। सिर्फ तभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी जब ऑफरर को पता चलेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप उस ऑफरर को कम्युनिकेट करोगे, थर्ड पर्सन ही। राइट, ऑफर आपको मिला है तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी आप ही दोगे। वेयर द ऑफरी मेयरली इंटेंडेड टू एक्सेप्ट, जहाँ पर ऑफरी ने सिर्फ ऑफरी की इंटेंशन एक्सेप्ट करने की, बट डज नॉट कम्युनिकेट हिज इंटेंशन टू द ऑफरर, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ। तो मुंह से बोलकर बताना पड़ेगा, सामने वाले को दिखाना पड़ेगा, यस आई हैव एक्सेप्टेड, मुंह से बोलकर, हाथ से लिखकर, इन एनी मोड, एनी रीजनेबल मोड। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास एक केस लो है। भैया
एक थे चाचा, सी से डिनोट करते हैं, और एक भाई साहब थे भतीजा, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे, बेसिकली हॉर्सेस की ऑक्शन किया करते थे ये अपने। ठीक है जी। अब चाचा को भतीजे का कोई हॉर्स पसंद था, तो चाचा ने अपने भतीजे को ऑफर दिया कि ये वाला हॉर्स मैं परचेज करना चाहता हूँ, लेट से ₹400। ठीक है, अब भतीजे ने ऑल्दो अपनी कंसेंट, अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी चाचा को, लेकिन मनी मन भतीजे ने सोचा चलो चाचा ने मांगा है दे देंगे। ठीक, तो भतीजे ने अपने ऑक्शनियर को, लेट्स से एक्स, जो कि हॉर्स की ऑक्शन करता था बी के, तो ऑक्शनियर को कहा कि यार ये पर्टिकुलर हॉर्स वाई को सेल मत करना, क्योंकि ये वाई मेरे चाचा ने मुझसे मांगा है और ये घोड़ा मैं अपने चाचा को दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी की इंटेंशन थी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की, और मन ही मन बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर भी लिया था, लेकिन ये बात चाचा को नहीं बताई। अब जी जो ये ऑक्शनियर था एक्स, इसने वाई को भी बेच दिया गलती से, बाकी घोड़ों के साथ वाई को भी गलती से बेच दिया। अब जी चाचा को ये बात बी ने तो नहीं बताई थी, लेकिन कहीं से पता चल गई थी चाचा को कि बी ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, और बी कह रहा था कि वो घोड़ा तो मैं चाचा को ही दूंगा ₹100 में। ठीक, जब ऑक्शनियर ने वो वाई को भी बेच दिया तो चाचा को गुस्सा आया और चाचा ने कोर्ट में केस किया अगेंस्ट बी। चाचा ने कहा कि भैया ऑफर मैंने दी थी, एक्सेप्ट बी ने कर ली थी, तो ये क्या बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि अब उस घोड़े पर मेरा हक था, बी ने उसे बेचा तो मुझे डैमेजेस चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि क्या बी ने आपको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की थी। चाचा ने कहा कि बी ने डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं की थी, लेकिन मुझे कहीं और से पता चला था। कोर्ट ने कहा अगर आपको कहीं और से पता चला था तो दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, और आपके पास लीगली कोई राइट्स नहीं है फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस। ठीक है, तो ऑफरी डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा एक्सेप्टेंस, अदरवाइज कहता है कोई वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है जी। मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। याद है लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अगर मैं गुलाब का फूल लेकर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हो जाऊं और आने जाने वाली हर लड़की को गुलाब का फूल दिखाऊं और साथ में अपना प्यार जताऊं, आई लव यू, और लड़की मुझे पागल समझकर आगे निकल जाए, तो कहता है कि किसी की साइलेंस को एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं किया जा सकता। मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर लड़की बिना कुछ बोले, मुझे गाली दिए बिना, मुझे थप्पड़ लगाए बिना चुपचाप मुझे पागल समझकर आगे निकल गई, तो मैं खुश नहीं हो सकता कि देखो मना नहीं किया तो एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे तो एक दिन में मेरी 1000 गर्लफ्रेंड आराम से बन जाएगी, राइट। तो ordinarily the offerer cannot frame this offer, his offer, in such a way to make the silence or inaction of the offeree as the acceptance. Means we cannot frame an offer in such a way that अगर आपने कुछ नहीं कहा या आपने मना नहीं किया तो मैं समझूँ आपकी एक्सेप्टेंस है। कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो स्पेसिफिकली रिजेक्ट करने का मोड नहीं बताया जा सकता। एक्सेप्ट करने का मोड तो बताया जा सकता है कि आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही कीजिए, बट रिजेक्ट करने का मोड नहीं बताया जा सकता कि अगर आपको रिजेक्ट करना है तो स्पेसिफिकली आपको लिख के देना पड़ेगा, अगर आपने लिख के नहीं दिया तो मान लेंगे एक्सेप्टेंस, राइट। कहता है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। इफ़ द ऑफर इज़ वन विच इज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय एक्टेड अपॉन, कुछ ऐसा ऑफर है जिसकी एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब आपने स्पेसिफिकली कोई काम किया है, तो उस केस में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लास्ट क्लास में हमने एक केस डिस्कस किया था, लाला जी का लड़का गुम हो गया था, राइट। तो अगर लाला जी का लड़का गुम हो गया, वो पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं
कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 1000 रुपये देंगे। कहता है यहाँ पर अगर हर कोई लाला जी को फ़ोन करके कहने लगा कि मुझे आपका ऑफ़र मिला और मुझे आपका ऑफ़र एक्सेप्टेड है और मैं आपके लड़के को ढूंढने जा रहा हूँ, तो लाला जी पहले ही बच्चे को लेके इतनी दुखी है, ऊपर से ये जो फ़ोन्स आएंगे। कहता है ऐसे केसेस के अंदर आपको स्पेसिफिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल ऑफर्स के अंदर आपको स्पेसिफिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल में ऑफ़र मिलने के बाद बच्चे को ढूंढने निकल पड़े तो मान के चला जाएगा कि आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, और वो एक्सेप्टेंस आपको स्पेसिफिकली ऑफरर को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चे की जगह कुत्ता गुम कर दिया इन्होंने। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम। मैंने आपको बताया था ऑल्दो नो रीजनेबल टाइम इज़ डिफाइंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हज़ारों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशंस, अपनी सिचुएशन हो सकती है, पार्टीज़ की अपनी सिचुएशन हो सकती है। राइट, पार्टीज़ अपने बीच में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर केस के लिए हम रीज़नेबल टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। तो कहता है इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। जब कोर्ट में बात जाएगी तो कोर्ट कंसीडर करेगी कि क्या रीज़नेबल टाइम हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अगर रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं दी अपनी तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एक्सेप्टेंस नेवर प्रीसीड्स एन ऑफर। ऑफर मिलने से पहले आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप सामने वाले को लेट्स से लेटर लिख रहे हैं कि आप मुझे अपना घर 90 लाख में बेचने के लिए तैयार है, तो मुझे मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अब जी आप सामने वाले को ये नहीं कह सकते कि मुझे ऑफ़र दो और मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है। जब सामने वाला ऑफ़र देगा उसके बाद आपको दोबारा से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चाहे आपने पहले लिख दिया था मेरी तरफ से एक्सेप्टेड है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। ऑफ़र मिलने से पहले की एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, ऑफ़र मिलने के बाद दोबारा से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन। टेलीफोन के केस में क्या दिक्कत है? मैं यहाँ से फ़ोन पर आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आपको एक्चुअल में ऑफ़र सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया। जो आपको सुनाई दिया स्पेसिफिकली वही मैंने कहा था या नहीं कहा था। लाइन में डिस्टरबेंस हो सकती है, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। राइट, हो सकता है कि ऑफ़र सुनते हुए आपका ध्यान कहीं और हो, तो आपने मेरा ऑफ़र पूरा सुना ही नहीं। तो जी टेलीफोन के केस में एक सिंपल सा रूल यहाँ पर कहा गया। कहता है जी सामने वाला अगर ऑफ़र दे रहा है और आपको वो ऑफ़र एक्सेप्टेड है तो आप रिपीट करेंगे कि आपने मुझे ये ऑफ़र दिया है और मुझे ये एक्सेप्टेड है। राइट, तभी मान के चला जाएगा कि आपको ऑफ़र एग्जैक्टली सुनाई दिया। जो ऑफ़र मैंने दिया था वही ऑफ़र आपने एक्सेप्ट किया है। तो बेसिकली कन्फ्यूजन ना हो, बाद में जाके लीगल प्रॉब्लम्स ना हो। तो जी आप रिपीट करेंगे कि मुझे ये ऑफ़र मिला है और मुझे एक्सेप्टेड है, खाली ये नहीं कि मुझे एक्सेप्टेड है। राइट, इफ़ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द टेलीफोन लाइन्स गो डेड एंड द ऑफरर डज नॉट हियर द ऑफरीज वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट दैट मोमेंट। इफ द होल कन्वर्सेशन इज रिपीटेड एंड ऑफरर हियर्स, होल कन्वर्सेशन इज रिपीटेड कि आपने मुझे ये ऑफ़र दिया है और मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्टेड है, तभी ऑफ़र कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज़ ऑफ़र कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि ऑफरी को पूरा ऑफ़र सुनाई दिया भी है या नहीं सुनाई दिया। ठीक है जी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स, इस पैराग्राफ में हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जी अगर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन ही नहीं है पार्टीज़ की, तो फिर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। स्लाइड में क्लियर कट मैंने आपको दिखाया था कि भैया एग्रीमेंट के साथ लीगल एनफोर्सेबिलिटी होनी ज़रूरी है, तभी उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। और लीगल एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब है जी? कहता है जी इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, पहली चीज़। और दूसरी चीज़
कहता है कि दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल इन द आइज ऑफ लॉ मीन्स हैविंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। आ जाओ जी, कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और एग्जाम्स में से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा इस पार्ट में से। कंसीडरेशन थोड़ा टेक्निकल भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, हमने कहा जी देखिए ऑफर देता है कोई एक्सेप्ट करता है तो प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस में कंसीडरेशन हो फॉर ईच अदर। प्रॉमिस तो हम लोग कर लेते हैं लव में, अफेक्शन में, रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी हो, सामने वाले से कुछ उम्मीद भी की जा रही हो, मैं सामने वाले को कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ, बदले में उससे कुछ चाहता भी हूँ, तो दैट इज़ नॉट इन लव, अफेक्शन और रिस्पेक्ट। यहाँ पर मैं सौदा कर रहा हूँ, राइट, बदले में कुछ चाहता हूँ तो मैं सौदा कर रहा हूँ। तो जब कंसीडरेशन होगी तभी प्रॉमिस को एग्रीमेंट कहा जाएगा। अगर कंसीडरेशन नहीं होगी तो प्रॉमिस है और वो प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं बन पाया। अगर एग्रीमेंट ही नहीं बन पाया तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनने का मतलब ही नहीं, राइट। तो कंसीडरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप कुछ भी कोर्ट में लेके जाएंगे सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट, तो सबसे पहले कोर्ट यही देखने वाली है कि भैया सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट आप मुंह उठाकर आ तो गए, बट इन कंसिडरेशन आप उसे क्या दे रहे थे। अगर आप उसे कुछ नहीं दे रहे थे तो आपके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहता है कंसिडरेशन की ना एडिक्वेसी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। मेरी कार है, मैं आपको वो 2 लाख रुपए में ऑफ़र करूं या 2 रुपये में ऑफ़र करूं, कोर्ट कहती है वी आर नॉट हेयर टू जज द कमर्शियल सेंस, कमर्शियल प्रूडेंस ऑफ द पार्टीज़। पार्टीज़ को अपनी कमर्शियल प्रूडेंस खुद लगाने दो, अपनी इंटेलिजेंस खुद लगाने दो। उसकी कार है, पार्टी की कार है, वो 2 लाख में बेचे या 2 रुपये में बेचे, वी आर हेयर नॉट टू जज द कमर्शियल एडिक्वेसी, कंसिडरेशन एडिक्वेसी। एडिक्वेसी होनी चाहिए, मतलब कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, चाहे वो कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंसिडरेशन मस्ट बी वैलिड, इट शैल नॉट बी अनलॉफुल। वैलिड का मतलब विच इज़ बेसिकली विच कैन बी परफॉर्म्ड। सामने वाले को कुछ ऐसा तो दो जो आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं सामने वाले को ऑफर दे रहा हूँ, यार तू मुझे 10 किलो चावल दे दे, बदले में मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो लोग कहता है आपकी तरफ से जो कंसिडरेशन थी चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, तो दैट कंसिडरेशन इज़ नॉट वैलिड और आपके बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, राइट। कंसिडरेशन शैल नॉट बी अनलॉफुल, आप ऐसी कोई भी कंसिडरेशन ऑफर नहीं कर सकते विच इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ। जैसे मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि एक का खून कर दे तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा मेरी तरफ से कंसिडरेशन क्या है, 5 लाख। आपकी तरफ से क्या है कंसिडरेशन, कुछ ऐसा विच इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ। कहता है उस केस में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। तो मैं सामने वाले को 5 लाख दे देता हूँ, बदले में उसने खून नहीं किया, तो मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरे पैसे वापस दिलवाओ। मैं सामने वाले को 5 लाख रुपए दे देता हूँ कि भैया नौकरी लगवा दे, ब्राइब, राइट, और सामने वाले ने पैसे भी खा लिए और नौकरी नहीं लगवाई, तो मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरे पैसे वापस दिलाओ, क्योंकि अगर कंसिडरेशन इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, बल्कि कोर्ट आपको और जेल का रास्ता दिखा सकती है। हाँ जी, consideration is one of the essential elements of a valid contract. The requirement of consideration stems from the policy of extending the arms of the law to the enforcement of mutual promises of the parties. तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लाइन दे रखी है, लेकिन मतलब वही है कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ मेयर प्रोमिस इज नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। फॉर एग्जांपल, ए प्रोमिसेस टू मेक गिफ्ट ऑफ ₹500 टू बी। तो जी ए ने अपनी गर्लफ्रेंड बी को 500 रुपये का गिफ्ट देने के लिए प्रोमिस किया था, ठीक है, लेकिन बाद में ए अपना प्रोमिस परफॉर्म नहीं कर पाया।
गर्लफ्रेंड ने कोर्ट में केस कर दिया अगेंस्ट ए कि इसने प्रॉमिस किया था मुझे गिफ्ट देने का, इसने गिफ्ट नहीं दिया, तो 2-4 दिन जेल की हवा खिलाओ। तो कोर्ट ने कहा बदले में इन कंसिडरेशन आप ए को क्या देते? कह रही कुछ नहीं, ए को झेल रही हूँ, थोड़ी बड़ी बात है। कोर्ट ने कहा विदाउट कंसिडरेशन देयर इज़ नो एग्रीमेंट, राइट। तो आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है ए के अगेंस्ट केस फाइल करने का। अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ए ने बी को ये गिफ्ट दे दिया, एक बार आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते। फिर आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था तो मेरा गिफ्ट वापस दिलवाओ। ठीक है, अगर किसी मंदिर में खड़े होकर मैं कह रहा हूँ कि मैं मंदिर को 1 लाख रुपए की डोनेशन दूंगा, कहता दैट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। मंदिर वाले मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते वो डोनेशन लेने के लिए, क्योंकि बदले में मुझे कुछ नहीं दे रहे मंदिर वाले, राइट, सिवाय दुआओं के, जो कि कोर्ट की नज़रों में इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन अगर मैंने 1 लाख रुपए मंदिर को डोनेट कर दिया तो फिर मैं वापस नहीं मांग सकता। ठीक है जी। तो एक बार गिफ्ट आपने परफॉर्म कर दिया देन यू कैन नॉट डिमांड इट बैक एंड सब्सिक्वेंटली। अच्छा चलो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इट इज़ ओनली व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड फॉर समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एडिक्वेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, समथिंग इज रिक्वायर्ड। दिस समथिंग मे बी एडिक्वेट, मे बी नॉट एडिक्वेट, राइट। कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन पॉसिबल होनी चाहिए, लेकिन एडिक्वेट होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी चीज़ है, आप सामने वाले को 2 में दो, 2 रुपये में दो या 2 लाख में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिर्फ इस चीज़ को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता कि 2 लाख की कार थी 2 रुपये में क्यों दूँ। अगर आपने देने के लिए प्रॉमिस किया था 2 रुपये में तो भैया आपको देनी पड़ेगी, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और अब आप पीछे नहीं हट सकते। ठीक है जी। कंसिडरेशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है फेडरिक पोलक ने, सर फेडरिक पोलक ने। कहता है एज एन एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ वन पार्टी और द प्रोमिस देयर ऑफ इज द प्राइज फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर इज बॉट। तो एक्ट और फॉरबियरेंस, कुछ करना भी किसी के लिए, कुछ ना करना भी किसी के लिए, दोनों ही कंसिडरेशन हो सकती है। लास्ट क्लास में मिठाई की दुकान के एग्जाम्पल से मैंने समझाया था कि भैया कुछ करना भी ऑफर हो सकता है, कुछ ना करना भी ऑफर हो सकता है, और आपका ऑफर ही तो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन है, सामने वाले की एक्सेप्टेंस ही तो आपके लिए कंसिडरेशन है, राइट। इट इज़ सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट accruing to one party for or some forbearance, कुछ ना करना, नुकसान सहना। अगर मैं आपको कुछ ऑफर कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए ये नुकसान सहूँगा, बदले में आपको ये काम करना पड़ेगा, तो इवन नुकसान सहना भी मेरी तरफ से कंसिडरेशन कंसिडर की जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी मेरी तरफ से कंसिडरेशन कंसिडर की जा सकती है, राइट। अब जैसे मान के चलो बेबी सिटिंग के लिए मैंने किसी को अपॉइंट किया अपनी डॉटर के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, दैट इज़ कंसिडरेशन फॉर मी। मैं उसे पैसे दूंगा, दैट इज़ कंसिडरेशन फॉर हर। ठीक है, आ जाइए जी। 2D ने डिफाइन किया है कंसिडरेशन को, और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन का हर पार्ट हम लोग डिफाइन करेंगे। तो 2D कहता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। एक एक पॉइंट को मैं अलग से लिखता जा रहा हूं। एट द डिज़ायर मतलब जब प्रोमिसर आपसे कंसिडरेशन मांग रहा है तब आप कंसिडरेशन दे रहे हो तो वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन बिना मांगे सामने वाले को कुछ दे रहे हो तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं,
तब आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट जाकर खड़े नहीं हो सकते। तो कंसिडरेशन शैल बी एट द डिज़ायर ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। अब मैं यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसका। मान के चलो मिस्टर ए के घर में आग लगी है, ठीक है जी। आप खड़े होकर देख रहे हो कि मिस्टर ए उस आग को बुझाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। अब मिस्टर ए के बिना बुलाए आप उनकी हेल्प करने जाते हो। यहाँ आप पार्टी की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। तो मिस्टर ए को के बिना बुलाए आप हेल्प करने जाते हो। आप आग बुझाने में पूरी हेल्प करते हो, जिसमें आपके कपड़े भी थोड़े से जल जाते हैं, आपके हाथ भी जल जाते हैं, थोड़ी सी चोट भी आपको लगती है, ठीक है। आग बुझने के बाद आप मिस्टर ए से कहते हो कि भैया ये जो मेरा नुकसान हुआ है, कपड़े जल गए या मेरे हाथ जल गए, चोट लगी है, तो उसकी भरपाई के लिए थोड़े से पैसे दे दो, 5,000 रुपये दे दो, ताकि मैं अपने कपड़े ठीक करवा सकूं और अपना जो इलाज है वो करवा सकूं। ए भाई साहब देने से मना कर देते हैं। ए भाई साहब बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं, भाई मैंने बुलाया था तो अपने आप ही आया था ना आग बुझाने, मैंने तो नहीं बुलाया। अब जी आपको बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो ऐसे टाइम पर आपने हेल्प करी और उसमें जो आपको लॉस हुआ वो ए देने से भी मना कर रहा है। तो आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट भी यही बात कहती है कि किसी ने बुलाया था। अगर जन सेवा करने का मूड है, अगर किसी की हेल्प करने का मूड है, तो भैया इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपने अपनी मर्जी से हेल्प की थी, आपने क्या प्रोमिसर के कहने पर अपनी सर्विसेज ऑफर की थी? द आंसर इज़ नो। तो आप अब मिस्टर ए से कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। आपकी जो कंसिडरेशन है दैट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि कंसिडरेशन इज़ नॉट एट द डिज़ायर ऑफ मिस्टर ए। हाँ जी, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी और मे बी गिवन बाय द अदर पर्सन। जैसे आप मेरे इंस्टीट्यूट में आते हो कोचिंग लेने के लिए, तो उस कोचिंग के लिए आप दो कंसिडरेशन तो भी वैलिड, आपके बिहाफ पर आपके पेरेंट्स दे तो भी वैलिड, राइट। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कुछ किया है या कुछ नहीं किया। डज और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कुछ किया था या कुछ नहीं किया था। प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने का प्रॉमिस कर रहे हो या कुछ नहीं करने का प्रॉमिस कर रहे हो। तो कहने का मतलब कहता है जी प्रॉमिस सॉरी कंसिडरेशन मे बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट, मे बी फ्यूचर। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट, मे बी फ्यूचर, ठीक है। मान के चलिए कि मैंने आपको आज से 2 साल पहले पढ़ाया था, फ्री में पढ़ाया था, ठीक। तो 2 साल पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तब आपके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो मैंने कहा कि जब हो तब दे देना। आज आप मुझे वो पैसे दे रहे हो जिसका कंसिडरेशन मैं 2 साल पहले आपको दे चुका, तो मे बी पास्ट। मे बी प्रेजेंट, अभी पढ़ रहे हो और साथ साथ पैसे भी दे रहे हो। मे बी फ्यूचर, अभी पढ़ रहे हो लेकिन पैसे आप बाद में दोगे, राइट। तो यहाँ पर
अगर मेरी कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन थी तो आपकी कंसिडरेशन क्या बन गई, फ्यूचर, क्योंकि पढ़ाया मैं 2 साल पहले था, पैसे 2 साल बाद दे रहे हो, राइट। तो कंसिडरेशन मे बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट, मे बी फ्यूचर। सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। तो कुल मिलाकर एक पॉइंट और ऐड करते हैं यहाँ पर कि कंसिडरेशन मे बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कंसिडरेशन कहता है मे बी टू डू समथिंग, कुछ करना भी कंसिडरेशन है, और नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन हो सकती है। ठीक, आ जाइए जी। द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट कंसिडरेशन इज एसेंशियल इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज लेड डाउन बाय बोथ डेफिनेशंस, बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। चलिए जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, आई थिंक ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, एग्जाम्पल भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, जो काम हम सामने वाले के लिए बिना किसी कंसिडरेशन के करते हैं, मतलब एक तरह से चैरिटी कह लीजिए, दान कह लीजिए, डोनेशन कह लीजिए, जन सेवा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, गिफ्ट कह लीजिए, तो उस काम को बोला जाता है कि वो काम हमने ग्रेचुअसली किया है, वो काम हमने ग्रेचुअसली किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ग्रेचुअस वर्क या व्हाट इज़ ग्रेचुअस एफर्ट्स, तो इसका मतलब जहां आप सामने वाले से बिना किसी चीज़ की उम्मीद करे काम कर रहे हो, दैट इज़ ग्रेटिट्यूअस, राइट। यहीं से वर्ड आया था हमारे पास ग्रेचुटी, यहीं से क्या वर्ड आया था, ग्रेचुटी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है ना, तो ग्रेचुटी किस चीज़ के लिए होती है, अब तो आप रिटायर हो रहे हो, आप कोई काम नहीं करोगे, फिर भी ग्रेचुटी क्यों दी जा रही है, पास्ट लॉयल्टी के लिए, जो आपने लॉयली काम किया है किसी भी कंपनी के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको ग्रेटिट्यूसली आपकी कंपनी ग्रेचुटी देती है। ठीक है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और प्रोमिसर, वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर एक ना एमसीक्यू क्या है कि इंडिया में तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, लेकिन इन इंग्लिश लॉ इंग्लैंड में कहता है कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। इंग्लैंड के अंदर कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, किसी के नाम की कंसिडरेशन कोई और नहीं दे सकता। सो द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब कि कोई और पर्सन कैनॉट सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैनॉट सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जी, जब आप मेरे पास पढ़ने आए तो आपके पेरेंट ने कंसिडरेशन दी, मान के चलते हैं, ठीक, लेकिन क्योंकि कंसिडरेशन आपके पेरेंट ने दी थी तो आप क्या हो गए, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। जिसने कंसिडरेशन दी उसके अलावा बाकी सब क्या है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। चाहे वो कंसिडरेशन आपके लिए दी गई थी, बट आप क्या, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन आपके पेरेंट्स ने दी थी। आपके पेरेंट्स ही मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, आप मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, एज पर इंग्लिश लॉ, इंग्लैंड में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। इंडिया में कहता है जी इवन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में फाइल केस, मतलब आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं मेरे ऊपर केस, और आप भी चाहो तो कर सकते हो, राइट। करना मत कभी, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर ना एक केस दिया हुआ है सर, ये केस लॉज के नाम याद रखने पड़ेंगे, डेफिनेटली याद रखने पड़ेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाओ जी, केस को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक लेडी थी और काफ़ी रिच थी, ठीक है। इस लेडी की एक तो थी मैरिड डॉटर,
और इस लेडी का एक था ब्रदर, और दुनिया में बेचारी का कोई नहीं था। तो जी लेडी की हालत ठीक नहीं थी, किसी भी टाइम ऊपर वाले को प्यारी हो सकती थी। तो लेडी अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करना चाहती थी, लेकिन साथ साथ अपने भाई का भी ख्याल आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो अपने भाई को भी देके जाऊं। तो लेडी ने अपनी डॉटर को कहा कि ठीक है, मैं अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रही हूँ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप मेरे ब्रदर को उस प्रॉपर्टी में से लेट से 10,000 रुपीज़ पर मंथ देते रहोगे जब तक मेरे ब्रदर जिंदा है, ठीक है, ताकि इनको भी कुछ ना कुछ मेरी प्रॉपर्टी में से मिलता रहे। तो जो डॉटर थी उस वक्त तो एग्री कर लिया कि चलो 10,000 रुपये महीना मैं मामा जी को देती रहूँगी, मामा लगे ना, मैं मामा जी को देती रहूँगी आपकी प्रॉपर्टी में से, आप मेरे नाम तो करो सारी प्रॉपर्टी। तो लेडी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर के नाम कर दी। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? लेडी और डॉटर के बीच में। ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब स्ट्रेंजर। कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब कौन है? स्ट्रेंजर। इनकी तरफ से क्या डॉटर को कोई कंसिडरेशन जा रही है? कहता है जी नो कंसिडरेशन। इनको जो मिलना था उसके लिए कंसिडरेशन किसने दी थी? लेडी ने दी थी, लेकिन इनकी तरफ से तो डॉटर को कोई कंसिडरेशन नहीं जा रही। तो जी लेडी के एक्सपायर होने के बाद डॉटर ने मामा जी को ये जो एन्युटी थी, एन्युटी का मतलब एक रेगुलर पेमेंट, राइट, ड्यूरिंग द रेगुलर इंटरवल, तो ये जो एन्युटी थी वो देनी बंद कर दी। ये 10,000 रुपये महीना देना बंद कर दिया। देखिए मैं ऐसे ही वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा नए नए। जैसे अभी तक मैं बोल रहा 10,000 रुपये महीना, फिर मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया एन्युटी, मतलब एक रेगुलर पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल, उसे हम क्या बोलेंगे? एन्युटी। साल में एक बार ही एन्युटी नहीं होती, एन्युटी का मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल पर दिया जाए सामने वाले को। तो जी ये पैसा देना बंद कर दिया डॉक्टर ने, ठीक। अब जी ये जो मामा जी थे इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया अगेंस्ट द लेडी, मतलब डॉटर। तो डॉटर ने कहा कि इन रिटर्न मामा जी से मुझे थोड़ी ना कुछ मिल रहा है, तो मैं मामा जी को क्यों दूं? मेरी तरफ से 10,000 रुपये जो पर मंथ है ये एन्युटी कंसिडरेशन है, मामा जी की तरफ से क्या कंसिडरेशन है? तो कोर्ट ने कहा मामा जी की तरफ से कंसिडरेशन आपको आपकी मदर दे गई थी। कोर्ट ने कहा कि मामा जी की तरफ से कंसिडरेशन आपको आपकी मदर दे गई थी। तो ऑल दो ही इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इनकी तरफ से नहीं आई, ही इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, बट स्टिल ही कैन फाइल केस अगेंस्ट द डॉटर, ठीक है, अगेंस्ट दिस लेडी। तो कंसिडरेशन लेडी की तरफ से दी गई थी फॉर मामा जी, लेकिन मामा जी केस फाइल कर सकते थे अगेंस्ट दिस मैरिड डॉटर, ऑल्दो मामा जी इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कंसिडरेशन कोई भी दे वैलिड है, और जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है इवन वो भी केस फाइल कर सकता है अगर बाकी जो प्रोविजंस हैं लॉ के वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर बाकी प्रोविजंस के अंदर मामा जी को केस फाइल करना अलाउड है, तो सिर्फ इस वजह से कि कंसिडरेशन इनकी तरफ से नहीं मिली, सिर्फ इस वजह से इनको केस फाइल करने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। ये भी बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती है, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप ये 7 की 7 वीडियोस देख चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि जो पहली वीडियोस के अंदर हम लोग कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसी कंटेंट को आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे
फिर तो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। चलिए, टेक केयर। जय जिनेंद्र।